नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आप सुन रहे हैं शिवानी की कहानी लाटे। आइए सुनते हैं। लंबे दवेदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सनेटोरिया की बेलिया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़ पड़ कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी सिर दर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी की मृत्यु का जीवन आहान थी। बुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सनटोरिया की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी की पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथ से टेम्परेचर चार्ट भरता, कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था। कप्तान जोशी कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट या अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती थी। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते हैं, वाह कप्तान साहब। एक और कप्तान अपने पलंग से घुली मुली सुंदरी बानों की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानों का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरह दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकर टुकर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा चाची ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डेनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी करसती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ सिवस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गए। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियां डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं हैं बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमनामी सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठुकरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सनेटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस ऐरक्ष छिद्र से प्रवेश पा गया। टीबी लगने की पीड़ा से कर्राती वह अपनी करदे गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती, हे हमारे बुढ़जुए आदि कमाओं के छत्रपति, पर बहू टिशाण शमशान को जा रही थी तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा बदजात नर से मादा निकला। हे सब बास क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता है, एक मेरा कसम है साला पी के धुत होगा। किसी गोरी मेम को लेकर 2 महीने से हरामी झांकने को भी नहीं आया। दाढ़ी उठेगी तो मजाल में भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती है, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता है, प्रौढ़ नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें झलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातिया में दूध उतर आता है।
कैसी सेवा कर रहा है तू। और अगर एक हमारे हैं कुतिया के जने मिले तो मूछें खुड़वाकर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दुहारा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ढूंसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के पति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। एक वर्ष से एक बार भी उसे देखने नहीं आया। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई और खांसी का दौर सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुणक के बीच नेपाली भाभी का विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति के मुंह में ठूसने का शवपन अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों को हवा में उड़ती हुई रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौती जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेह में माता हंसकर खेलकर झेल जाती, वैसे ही कप्तान हटीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलाती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानों से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बशरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में 6 फुटी शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती थी, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाल से गुलाबी चेहरा ढाक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही पढ़ने निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो उसके पहले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम है, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें झलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली फरूली रमा खष्टी, वह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा, बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया और पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठसकदार बाका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया, पर बालिका बानों की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसेरा जाना पड़ा। कप्तान बानों से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छालियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की हाट पाकर उसने घूंघटों में सिर डाल लिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधु को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगा। के बाद 2 वर्ष तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बशरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बहसी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध से संबंध सड़कों पर चप्पल बर्मी रमणियों के कुटिल कटासों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ से बचाता सेत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नकुली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचई सास के व्यंग बाण उसे छेद देते। वह घुलती गई और एक दिन शय का तक्षय कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सेनेटोरियो भेज दिया गया।
दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखकर चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिस कर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गई, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देखने की गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसू की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर के ही रह गए थे। सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्सा निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा, 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुआली के पास की एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाहें फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया था। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शौक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े के भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहुत छोटी ऊंची अंगली गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमके लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गए। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपए और नोटों की मोटी तय जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वह ऐंठ नहीं रही। कनपटी के आसपास बाल सफेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टिस सी उठी। काट गोदाम से चल गोठिया दिखा और वह गुमसा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घुमा जाइए। भुआली चले। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्गे पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी में भुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चेंदरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुआली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था, मेजर की डिग्निटी कहा जाएगी। वह बोला, भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हिल की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई।
काठ की एक भैंस धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी, उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली की चाय उबल रही थी। खूब गरम 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वेश्वणिया के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा 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 कहकर वेश्णियों के हेड ने बड़े प्रभावपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वेश्णी की बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामण ज्यों की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाठी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी, अब आगी, वेश्णी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाठी पर पड़ी। कुतस्ती बूढ़ी अधेड़ वेश्णी के बीच देवांगना सुंदरी लाठी अपनी दाढ़ी सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही सरल और गूंगी जिहा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकारी, यह लाठी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है। हेड वेश्णी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जी भर इसकी कट कर गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया था। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया। लाठी जीभ दिखा। धू धू कर लाठी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई, कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वेश्णी बोली। ओए माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है, हरामी। अब प्रभु इसका मालिक है, प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वेश्णी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाठी, हेड वेश्णी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींद कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जवान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोला उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर पिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के सहभोज में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सकती? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा, और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक था और प्रभु ही उसका सहारा। दोस्तों, लाठी की कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।